हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई जो है वो डेली करते रहना। बीच में अगर थोड़े दिन का भी गैप आ जाता है ना, तो फिर अगले दिन शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो भले अगर किसी दिन आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो आप भले आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे पढ़ लो। भाई रोज अगर आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो और किसी दिन मन नहीं है तो 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन डेली जो आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रोज नियम से 7 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने ही है, नहीं, वो तो खैर पढ़ने ही है, नियम तो होना ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे दिन जो है वो एक जैसे ही हो। कभी कभी होता है भाई हमको लो फील होता है, हमको मोटिवेटेड फील नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, या कभी कभी हमारा मन अच्छा नहीं होता है। तो अगर किसी दिन ऐसा लगता है तो आप अपनी पढ़ाई जो है वो ऐसा नहीं कि ठीक है बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, किताब बंद करके बैठे रहेंगे, नहीं, ज्यादा नहीं तो 2 घंटे पढ़ लो। जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो, कुछ नया मत पढ़ो, लेकिन 2 घंटे एटलीस्ट डेली इतना तो रखो ही रखो। ठीक है, बाकी मेरी क्लासेस आप देखते रहो, सारी क्लासेस जो है वो आपकी लाइंड अप है, 1 बाय 1 करके सारे ही टॉपिक्स जो है वो आपकी इजीली कवर हो रहे हैं। आई होप आपको सारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बेशक कमेंट करके पूछ लिया करो कि मैम ये टॉपिक में आपने जो बताया वो समझ नहीं आया, या फिर ये सवाल का आंसर आपने ऐसा क्यों बताया। जो भी आपके क्वेश्चन है ना, आप मेरे से पूछ लिया करो, मैं बेशक सबका आंसर जो है, सबका रिप्लाई करने की वहां पे कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इसे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाले पार्ट में 2 पार्ट के अंदर पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमने 2 पार्ट उसके कवर कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। सबसे पहले हमने करा था जो आपके अडल्ट बच्चे होते हैं और जो आपके अडोलसेंट बच्चे होते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार से इनका विकास होता है, इनमें कौन कौन से बदलाव आते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, मॉरल, कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, विकास होते हैं, चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। ये सब कुछ हमने देख लिया था 2 क्लासेस के अंदर। ठीक है, जिस भी बच्चे ने पहले की क्लासेस नहीं देखी या पहले की क्लासेस देख लेना, वरना अगर पुरानी क्लासेस रह जाएगी तो फिर नई क्लासेस जो है वो लाइंड अप है ऑलरेडी। सारी क्लासेस, नए नए सारे टॉपिक्स आपके होते जाएंगे, पीछे की क्लासेस आपकी रह जाएगी, फिर काफी सारा बर्डन आपके सर पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बर्डन नहीं करना है, रोज का 1-1 क्लास ले लो। ज्यादा बड़ी क्लास मैं ले ही नहीं रही हूँ, इसलिए है ना, आपके आधे घंटे की मैक्सिमम क्लास होती है, तो आधे घंटे की 1 क्लास तो आप ले ही सकते हो डेली के लिए। ठीक है, तो जो हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाले में जो क्लासेस करी थी, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और अभी तक जो भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड में कर चुके हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, और कैसे कैसे हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है क्वेश्चन को देख के, उन सबको समझते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहेंगे, तो भाषा का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash। सबसे पहले तो मोटर विकास, यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट लिखा हुआ है ना, मतलब क्या होता है इसका, मैंने बताया है कि जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, हमेशा टॉपिक का नाम जो है वो समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो मेन नाम है, क्वेश्चन में अगर 2-4 मोटे मोटे नाम है ना, वही उसके अंदर उसका मतलब छुपा हुआ है। बाकी आर, इज, द, है ना, ये सब तो ऐसे ही लिखे हुए रहते हैं। मोटे मोटे नाम का मतलब समझ में आ गया, 3 मोटे मोटे जो भी नाम है उसका मतलब समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट यानी कि मोटर विकास लिखा हुआ है। मोटर विकास होता क्या है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन आगे चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी आंसर समझ लो, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला है, मोटर विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, तो यानी कि मोटर विकास का जो क्रम है वो कैसा होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। मोटर डेवलपमेंट का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो किस प्रकार से चलता है वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो मोटर विकास होता क्या है, मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, याद है जब बहुत पहले हमने कुछ क्लासेस करी थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तब टीचर का गोल होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है बच्चे का। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट। ये मोटर विकास और कुछ नहीं है, ये साइकोमोटर ही है। मोटर विकास यानी कि आपके कौशल का विकास, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना उसका विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि मोटर विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। भाई सब लोगों की जो फिजिकल बॉडी वो अलग अलग होती है ना, तो सब लोगों में भिन्नताएं होती है, पर फिर भी मोटर विकास का क्रम जो है वो किस से लेकर कहाँ तक चलता है,
प्रॉक्सीमोडिस्टल से लेकर सेले है ना सेफेलोकेडल से चलता है क्या, या फिर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट तक चलता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट से ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट तक चलता है, या फिर है ना सेफेलोकेडल से लेकर प्रॉक्सीमोडिस्टल तक चलता है। कौन सा क्रम है इनमें से वो सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है इसका। सफल मोटर विकास से लेकर सूक्ष्म मोटर विकास तक आपका जो मोटर विकास का दर है इस सीक्वेंस में चलता है। पहले आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फिर होता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते, आगे क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कृतिका, एक लड़की का नाम है कृतिका, हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट, यानी कि कृतिका जो है घर पर कम बोलने वाली कृतिका स्कूल में खूब बोलती है। तो इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे विचारों को स्कूल में, उसके जो विचार है उसको स्कूल में मान्यता मिलती है, यानी कि शी डज नॉट है ना लाइक हर होम, उसको अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। हर थॉट गेट एक्नॉलेज एट स्कूल, उसके जो विचार है उनको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, मान्यता मिलती है स्कूल में। या फिर स्कूल बच्चों को खूब बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है, स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू टॉक अ लॉट, या फिर शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में खूब बात करनी चाहिए, टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल। इन चारों में से बताना है कि ये कथन को लेकर कौन सा सही अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो मैच हो रहा है कि कृतिका नाम की लड़की है जो घर पे तो बिल्कुल नहीं बोलती पर स्कूल में खूब बोलती है। तो उसका सही मतलब क्या निकल रहा है इस बात का, इस बात का ये मतलब निकल रहा है कि उसकी बातों को स्कूल में मान्यता मिल रही है, उसके जो थॉट्स हैं उसको स्कूल में एक्नॉलेज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एक तो हेरिडिटी होती है यानी कि अनुवांशिकता होती है, एक एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण होता है। इन दोनों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है भाई, अनुवांशिकता क्या होती है, आपके फादर से फिर आपको मिली, आपसे आपको बच्चों को मिलेगी है ना, उनसे उनको मिलेगी, आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन चीजें जो है वो पास ऑन होती रहती है। और एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का पर्यावरण जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कथन कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। तो पहला कथन क्या बोला है, सर्टन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। भाई कुछ कुछ तो विकास के ऐसे पहलू होते हैं जो कि आपकी हेरिडिटी के ऊपर बेस्ड रहते हैं, कुछ विकास के ऐसी चीजें होती है जो कि आपके पर्यावरण के ऊपर बेस्ड रहती है। ठीक है, आगे क्या बोला है, चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। एक बच्चे की सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरीके से उसके जो जीन्स होते हैं ना, उसकी हेरिडिटी होती है, उस पर निर्भर रहती है। तीसरा बोला है कि गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विद। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चों को जन्मजात किसी भी विकास से बचाया जा सकता है क्या। फोर्थ बोला है, एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चों के भाषा के विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चारों कथन में से कौन सा कथन सबसे बेस्ट सूट हो रहा है एनवायरनमेंट और अनुवांशिकता को लेकर, पर्यावरण और हेरिडिटी को लेकर, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे करेक्ट आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर है। ऐसा ऑप्शन में आपको हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर आपको सही लगे, लेकिन सही जो लग रहा है वो तो बताना ही है। सही के साथ साथ जो चारों में से बेस्ट ऑप्शन है ना इसका, वो आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, पहला कथन क्या बोला है आपको कि विकास के कुछ पहलू जो है वो आपकी हेरिडिटी जो होती है, आपकी अनुवांशिकता जो होती है उससे प्रभावित होते हैं, और कुछ पहलू जो है वो आपके पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ कुछ चीजें तो है आप अपने पेरेंट्स से लेते हो। ठीक है, अगर मान लो आपके पेरेंट्स में कोई अच्छी खूबी है तो वो आपको सिखानी नहीं पड़ेगी, उनकी खूबी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ ही जाएगी। अगर मान लो आपके पेरेंट्स अच्छा डांस करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, तो वो आपके अंदर वो शौक जो है अपने आप ही आ जाएगा, तो वो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई चीज़ अगर आपके पेरेंट्स में नहीं है, किसी चीज़ की कमी है अगर आपके पेरेंट्स में, उनकी फिजिकल बॉडी में अगर किसी चीज़ की कमी है, तो फिर वो उनके बच्चों में भी आएगी, और वो फिर आपको चाहे कितना भी सिखाओ, कितना भी उसका भरण पोषण करो, लेकिन
अनुवांशिकता की वजह से वो चीज आपकी बॉडी में उसकी कमी रहेगी ही रहेगी, है ना। तो कुछ चीजें तो आपकी हेरिडिटी के ऊपर प्रभावित करती, हेरिडिटी से प्रभावित होती है, हेरिडिटी के ऊपर बेस्ड रहती है, अनुवांशिकता के ऊपर बेस्ड रहती है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपकी अनुवांशिकता पे बेस्ड ना रहकर आपके पर्यावरण पे बेस्ड रहती है। पर्यावरण यानी कि मैंने बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड में, पर्यावरण का ये मतलब नहीं होता जहाँ पे हवा, पानी, बारिश आ रही है, नहीं। पर्यावरण किस वातावरण में आप रह रहे हो, आपकी सोसाइटी, समाज जो है ना, उसको वातावरण यानी कि उसको एनवायरमेंट, पर्यावरण के नाम से जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो हवा पानी वाला वातावरण या फिर पर्यावरण मत समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ चीजें जो है वो आपके पर्यावरण से भी प्रभावित होती है। पर्यावरण कैसा? आपका सामाजिक पर्यावरण, कैसी सोसाइटी में आप रह रहे हो। आप अगर अच्छी सोसाइटी में हो तो आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। आप अगर खराब सोसाइटी में हो जहाँ पे मारपीट होती है, गालियां वगैरह होती है, तो आपको फिर आपके अंदर भी वैसे ही गुण आएंगे। तो यहाँ पे ये कथन बोला है कि कुछ चीजें तो है आपकी हेरिडिटी के ऊपर बेस्ड रहती है, उससे प्रभावित होती है। कुछ चीजें जो है वो आपकी समाज में, कैसे समाज में रहते हो, कैसे पर्यावरण में रहते हो, कैसे आसपास के लोग हैं आपके, कैसे वातावरण में, कैसे आसपास के सराउंडिंग में रहते हो, उससे प्रभावित होती है, ठीक है। पहला कथन बिल्कुल सही है आपका। दूसरा क्या बोला है? एक बच्चे को सीखने का, प्रदर्शन करने की क्षमता जो है वो पूरी तरीके से उसके जीन्स पर होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हम उसको सिखा भी तो सकते हैं ना भाई। इस कथन में बोला है कि सब कुछ आप अपने जो जीन्स है ना आपके अंदर, उससे ही सीख के आते हो, पर ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें तो आपकी जीन्स में ही होती है, आपके जो है ना हेरिडिटी है, आपको अनुवांशिकता जो है उससे मिली हुई होती है। पर जो चीजें उससे नहीं मिली है वो आप सीख भी तो सकते हो ना। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ सीखा ही नहीं जाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोला है? अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चों को जन्मजात से भी, है ना, जन्मजात से ही विकास से बचाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है आपका। फोर्थ बोला है कि भाषा, है ना, बच्चों के भाषा के विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई बच्चा कैसी वातावरण में रहता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी भाषा के ऊपर ही प्रभाव डालता है, ऐसा तो नहीं है भाई। भाषा बिल्कुल, आप कैसे वातावरण में रहते हो उससे आपकी भाषा प्रभावित होगी ही होगी। आप अगर अच्छे वातावरण में हो जहाँ पे लोग बहुत ही आदर सम्मान से दूसरों से बात करते हैं, है ना, दूसरों को आदर सत्कार देते हैं, आपकी भाषा में, आपके लहजा में वो दिखाई देगा। पर सिर्फ और सिर्फ भाषा में आपके पर्यावरण का प्रभाव दिखेगा ऐसा तो नहीं है। आपकी बोलचाल में, आपके उठने बैठने में, आपके बिहेवियर में, आपके काम में, सब में वो जो है ना, जो इन्फ्लुएंस है वो सब में, सारी चीजों में दिखता है पर्यावरण का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि केवल भाषा में ही एनवायरनमेंट का जो रोल है वो जरूरी है। नहीं, भाषा के अलावा भी काफी सारी और फैक्टर्स भी होते हैं जिनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है आपके वातावरण का, कि आप कैसे वातावरण में रहते हो, कैसे सोसाइटी में, कैसे समाज में रहते हो, ठीक है। इसलिए ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपसे? अगला सवाल आपसे पूछा है कि द टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज और हर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस, है ना, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? मीडिया से साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी। क्या बोला है? टीचर जो है उसको, एक शिक्षक को अपने जो विद्यार्थी है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्षमताओं को समझना चाहिए। भाई हर एक बच्चा तो सेम नहीं होता है, मैंने बताया था कि भाई हर बच्चा अलग अलग होता है, तो हमको हर बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें करवानी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना चाहिए। कोई बच्चा है उसका पोटेंशियल अलग होता है, कोई बच्चा होता है उसका क्षमता अलग होती है, ठीक है। कोई 5 घंटे पढ़ाई कर सकता है लगातार, कोई 2 ही घंटे कर सकता है, तो कोई 10 घंटे भी कर सकता है दिन में पढ़ाई, ठीक है। सब बच्चे की जो क्षमताएं होती है, पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग होता है, और टीचर को हर बच्चे की, हर विद्यार्थी के पोटेंशियल को समझना चाहिए, हर विद्यार्थी की क्षमताओं को समझना चाहिए। तो ये इनमें से कौन से क्षेत्र में आएगा? ये आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आता है, आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर आता है, मीडिया मनोविज्ञान में भी नहीं आता है। मीडिया का क्या काम भाई इसके अंदर? मीडिया का कोई काम है क्या? नहीं है ना। आपकी शैक्षिक, है ना, समाज शास्त्र में क्या, समाज शास्त्र का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो सामाजिक दर्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो और शैक्षिक मनोविज्ञान में कंफ्यूज हो सकते हो, पर सामाजिक दर्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्वालिटी ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस, न्यूट्रिशन या फिर कल्चर। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं सिवाय सीखने की गुणवत्ता के, बुद्धि के, पोषण के या फिर संस्कृति के। यानी कि क्या बोला है सवाल के अंदर? विकास को आकार देने वाले जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, भाई आपका जो सामाजिक कारक है, आपके जो सोसाइटल जो फैक्टर्स हैं, जो कि आपके डेवलपमेंट
में प्रभाव डाल रहे हैं, उनमें से है ना, इन चारों में से कौन से वो फैक्टर का एक कारण नहीं है। क्या सीखने की गुणवत्ता नहीं है, क्या बुद्धि नहीं है, क्या पोषण नहीं है, क्या संस्कृति नहीं है? तो बुद्धि जो है वो इसका कारण नहीं है। ठीक है, विकास को आकार देने वाले जो पर्यावरणीय कारक होते हैं निम्नलिखित में से सभी शामिल होते हैं, यानी कि ये सभी शामिल है। सीखने की गुणवत्ता भी उसके अंदर आती है, आपका पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है, आप कैसा क्या खा पी रहे हो आपके वातावरण में, वो भी आपके है ना विकास के अंदर प्रभावित करेगा, संस्कृति भी प्रभावित करेगी, लेकिन बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो उसके अंदर शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन है ना प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट या फिर जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? बुद्धि और विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में है ना भिन्न होते हैं, विकास के क्रम में भिन्न होते हैं, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर में, रेट ऑफ डेवलपमेंट में, भाई किसी में विकास कैसा होता है, किसी में विकास कैसा होता है। ठीक है, तो सब में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है, विकास की दर जो है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए हर बच्चा जो है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है विकास के दर में, रेट ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, 6-year-old गर्ल shows exceptional sporting abilities. Both of her parents and है ना sports person send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between health and training, discipline and nutrition, heredity and environment, and growth and development. क्या बोला है, सवाल को ढंग से समझना है। एक 6 वर्षीय लड़की है ना असाधारण खेल क्षमता दिखाती है। ठीक है, एक 6 साल की बच्ची है जो कि एक्सेप्शनल खेल क्षमताएं दिखा रही है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहां पे कर रही है। ठीक है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उसे हर रोज कोचिंग के लिए भी भेजते हैं और सप्तांत पर उसे, यानी कि जो वीकेंड होता है, हाँ वीकेंड्स पर उसे प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि वीकेंड्स पे उसको वो खुद भी ट्रेन करते हैं और रोज उसको कोचिंग में भी भेजते हैं। तो उसकी क्षमताएं संभवतः निम्नलिखित के बीच है ना बातचीत का परिणाम है। तो यानी कि किस चीज का परिणाम है, उसकी जो क्षमताएं हैं, वो इतनी अच्छी क्षमताएं जो रख रही है स्पोर्ट्स में, वो किसका परिणाम है? स्वास्थ्य और परीक्षण का, अनुशासन और पोषण का, अनुवांशिकता और पर्यावरण का, या फिर बुद्धि और विकास का। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। यहाँ पे आगे अगेन वो क्वेश्चन हेरिडिटी और पर्यावरण का क्वेश्चन समझते हैं पहले धीरे से, आराम से, कि क्या बोला है। एक 6 साल की लड़की थी, वो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स में प्रदर्शन दिखा रही है, अपनी बहुत ही अच्छी क्षमताएं दिखा रही है। ठीक है, उसके जो पेरेंट्स है दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन है और रोज उसको कोचिंग में भेजते हैं स्पोर्ट्स सीखने के लिए, और जब छुट्टी होती है, वीकेंड्स होते हैं, तब वो खुद भी उसको ट्रेन करते हैं। तो उसकी ये जो क्षमताएं हैं ना स्पोर्ट्स खेलने की, वो किसके ऊपर है ना, किससे ज्यादा प्रभावित हो रही है? स्वास्थ्य और परीक्षण से हो रही है क्या? अनुशासन और पोषण से हो रही है क्या प्रभावित? अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित हो रही है, या फिर बुद्धि और विकास से प्रभावित हो रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित हो रही है। कैसे? अनुवांशिकता, मैंने बताया उसके दोनों ही पेरेंट्स जो है वो क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है, दोनों ही स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हेरिडिटी का असर तो आएगा ही आएगा। अगर मैंने बताया ना, आपके पेरेंट्स अगर हैं, उनको डांस का शौक है, तो आपके अंदर भी वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन है, ऑलरेडी उनको स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, उनकी वो अनुवांशिकता जो है उसके अंदर आएगी ही आएगी। वो अनुवांशिकता का गुण है कि वो चीज उसके अंदर आएगी ही आएगी, बेटी के अंदर भी। ठीक है, और पर्यावरण का, पर्यावरण कैसे भाई, उसके माँ बाप जो है बचपन से लेकर 6 साल तक की वो हो गई है, हमेशा उसने अपने पेरेंट्स को इसी फील्ड में देखा है, वो सुबह जाते होंगे कोचिंग है ना, सिखाते होंगे बच्चों को, खुद भी सीखते होंगे। तो उसका जो वातावरण जो है ना, पर्यावरण जो है, उसके आसपास के लोग ही वैसे हैं, उसके माँ बाप ही वैसे हैं। जो चीज आपके डेली पेरेंट्स करेंगे, ठीक है, आपके डेली अगर पेरेंट्स अगर डांसर हैं तो वो रोज डांस करेंगे, तो आप उनको वैसा ही देखोगे, और वैसा ही देखोगे तो उनकी वो जो चीजें हैं, वो जो गुण है, वो आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो ये किसका मोस्ट है ना अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है, कि हेरिडिटी उसके पेरेंट्स से उसको मिली है, और एनवायरनमेंट क्योंकि वो वैसे ही पर्यावरण में रही है, उसके माँ बाप खुद खिलाड़ी रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसने वही सब कुछ देखा है, तो उसका गुण उसके अंदर भी आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही आराम से बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपकी कोई भी चीज छूटे ना यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि सेल्फोकेड है ना, सेल्फोकेड द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, रूरल टू अर्बन एरिया, जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन, या फिर डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन। विकास का
विकास का सेफलोकेडल सिद्धांत बताता है कि विकास जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है। सर से पैर तक है ना बढ़ता है, ग्रामीण से शहर तक बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है, या फिर विभेदित से एकीकृत कार्य तक बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, हेड टू टो। अब आपको एक टर्म समझना पड़ेगा कि विकास का सेफलोकेडल। अब ये सेफलोकेडल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जब ये क्लास फिनिश हो जाए तो अपना गूगल ओपन करना और देखना कि शब्द का मतलब क्या है। सेफलोकेडल जो सिद्धांत है वो क्या है, किसने दिया है, हर सवाल के पीछे की पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो सेफलोकेडल सिद्धांत क्या है, किसने दिया है, इसमें क्या बातें हुई है, वो सारा आपको खुद को सर्च करना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, सारी चीजें तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ ना, जो क्लास में जितनी लंबी क्लास होती है उतना ही बता सकती हूँ। तो ये सिद्धांत क्या है, किसने दिया है, क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा खुद को। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो सिद्धांत है वो विकास के बारे में बात करता है। ये तो समझ में आ गया कि डेवलपमेंट यानी कि विकास से जुड़ा हुआ ये सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत कहता है कि विकास जो है वो किस प्रकार से होगा। ये सिद्धांत कहता है कि विकास जो है वो सर से पैर तक होता है। अब इसका मतलब क्या है, जब वो आप सिद्धांत समझोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी आपको इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्या बोला है, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर। प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं निम्नलिखित वातावरण में सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। कैसे वातावरण में, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरी कॉग्निटिव स्किल्स और रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी कि जहां ध्यान और जोर केवल पढ़ने लिखने, गणित के प्राथमिक संज्ञानात्मक कौशल में महारत हासिल करने पर होता है क्या, या फिर वेयर द टीचर लीड ऑल द लर्निंग एंड एक्सपर्ट स्टूडेंट टू प्ले अ पॉसेसिव रोल। जहां शिक्षक सभी शिक्षण और विशेषज्ञों के छात्र को निष्क्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। थर्ड बोला है कि वेयर द इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। यानी कि जहां उनकी भावनात्मक जरूरतें जो है वो पूरी होती है और उन्हें लगता है कि उन्हें महत्व दिया जाता है। और अगला बोला है कि वेयर द टीचर इज ऑटोक्रेट अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। जहां शिक्षक अधिकारपूर्ण होता है और स्पष्ट रूप से निर्देश दे देता है कि क्या करा जाना चाहिए और क्या नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे निम्नलिखित वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो कैसे वातावरण की बात हुई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि ऐसा वातावरण जहाँ पे भावनात्मक जरूरतें पूरी होती है बच्चों की और उन्हें लगता है कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है। जहाँ पे ऐसा वातावरण है कि उनकी जो इमोशनल नीड्स है, भावनात्मक जरूरतें हैं, वो पूरी हो रही है और उनको भी वहां पे महत्व दिया जाता है। तो ऐसे वातावरण में बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी दिखाते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है क्या। दूसरा बोला है, डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विकास जो है एक निश्चित समय अवधि में धीरे धीरे होता है क्या। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट आर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। विकास का सटीक क्रम और प्रकृति जो है वो जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। और फोर्थ बोला है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट्स, यानी कि व्यक्ति जो है अलग अलग दर में दर से विकसित जो है वो होता है। तो यहाँ पे कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से देखना है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है वो आपसे पूछा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बोला है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। विकास एक निश्चित समय अवधि में धीरे धीरे होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं है आप आज सो रहे हो कल उठ के देखोगे तो आप एकदम परफेक्ट इंसान बन जाओगे, नहीं, विकास जो है वो धीरे धीरे होगा। डेवलपमेंट स्लोली होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसका सिद्धांत नहीं है, तो थर्ड वाला जो है वो इसका सिद्धांत नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, विकास एक सटीक क्रम और प्राकृतिक जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाता है। भाई जन्म के समय से निर्धारित हो गया था क्या कि आपका विकास कितना होने वाला है, या जन्म के समय से ही निर्धारित हो गया था कि मेरा विकास कितना होने वाला है। नहीं, वो तो ठीक है भाई, मैंने जन्म लिया तो कैसे मेरे परिवार था, क्या था, उसकी वो जो हेरिडिटी थी वो उसके गुण मेरे अंदर आए होंगे। बाकी तो मैंने मेहनत करी है ना, कि भाई मैंने क्या पढ़ाई करी, क्या लिखाई करी, कितनी मेहनत करी, क्या करा, उसके बाद में मेरा विकास और भी हुआ है। ठीक है, तो जन्म से तो विकास का निर्धारण नहीं होता है, तो इसलिए ये इसका जो सिद्धांत है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा था कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। मोटर विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम जो है वो निम्न में कहां से कहां तक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। डेवलपमेंट और लर्निंग जो होती है वो इंटर रिलेटेड है, यानी कि सूक्ष्म मोटर विकास सकल मोटर विकास से क्या होता है, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है। हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, इंक्रीज लॉजिकल पावर, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर या फिर एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स। विज्ञान कथा में उच्च रुचि होती है, तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है, कैरियर की परिचालन योजनाएं बनाते हैं या फिर काल्पनिक भय का अंत होता है। तो क्या बोला है, जो उत्तर बाल्यावस्था के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो अपने करियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। भाई अभी वो है तो छोटे बच्चे ही ना, उत्तर बाल्यावस्था में है। तो आपको क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि उत्तर बाल्यावस्था जो है उसकी एज जो है, आयु जो है वो कब से कब तक होती है। मैंने आपको पूरा चार्ट बताया था, तो वो चार्ट में देख के बता देना, गूगल पे देख के बता देना, कहीं से भी बताना, लेकिन मेरे को ऑप्शन में कमेंट करके, मतलब कमेंट में अपना आंसर जरूर लिख के बताना, ठीक है। अब क्या बोला है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चों की है ना बुद्धि का जो विकास होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। वो करियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। भाई है तो अभी छोटे बच्चे ही ना, जो अडल्ट बच्चे हो जाएंगे ना वो करियर के बारे में सोचेंगे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, करियर कैसा होगा, क्या लाइफ होगी क्या नहीं होगी, पर ये बच्चे ज्यादा नहीं सोचते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है कि करियर की परिचालन योजनाएं वो ज्यादा नहीं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोला है, गैंग एज इज एसोसिएटेड टू डैश एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू विच। यानी कि गिरोह की आयु समूह से संबंधित है और विलंबित विकास संबंधित है। 6 to 7 से है ना, 3 to 6 years एंड लैंग्वेज, 8 to 10 years एंड सोशलाइजेशन, 16 to 19 years एंड मोरलिटी एंड 16 to 19 years एंड कॉग्निटिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8 से 10 वर्ष और सामाजिकरण, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट इज रीडिंग someone called him by name, by which sensation he will respond from the following। है ना, टेक्चुअल सेंसेशन, ऑडिटरी सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन या फिर परपेचुअल सेंसेशन। एक छात्र जो है वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था, किसी ने उसका नाम लिया और उसको नाम से पुकारा। निम्नलिखित में से किस संवेदना से वह छात्र जो है वो प्रतिक्रिया देगा, रिस्पॉन्स देगा। स्पर्श संवेदना से अपना जो रिस्पॉन्स है वो देगा, श्रवण संवेदना से अपना रिस्पॉन्स देगा, दृश्य अनुभूति से अपना रिस्पॉन्स देगा या फिर अवधारणात्मक संवेदना से अपना रिस्पॉन्स देगा। तो बच्चा जो है वो श्रवण संवेदना से अपना रिस्पॉन्स देगा ना। भाई स्पर्श, किसी ने उसको हाथ थोड़ी ना लगाया है, जो वो स्पर्श करके यानी कि टच करके फील करेगा और फिर रिस्पॉन्स देगा। या फिर दृश्य, किसी ने उसके सामने थोड़ी ना है, उसको आवाज लगाइए। एक छात्र पढ़ रहा था और किसी ने उसको नाम से पुकारा है तो आवाज लगाएंगे, ठीक है, आवाज लगाएंगे तो वो सुन लेगा यानी कि श्रवण संवेदना होगी। ऑडिटरी सेंसेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, छोटी सी क्लास थी काफी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास थी। काफी नए नए क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी फ्री PDF जो है वो आपको वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।